गुड मॉर्निंग मेरे सभी छात्र छात्राओं। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का हम लोग करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव डिस्कशन। आप लोगों का सबों का स्वागत है एमएम ज्ञान कोचिंग सेंटर के इस चैनल पर। देखिए क्वेश्चन कहता है लोहा को जिंक से अभिक्रिया कराने पर जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। हम जानते हैं कि लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर और जल के साथ नमी के साथ मिल करके ये संक्षारित होता है। अर्थात संक्षारण जो होता है, संक्षारण एक तरह से ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। संक्षारण के लिए दो चीज़ों का जरूरी है, एक ऑक्सीजन और एक नमी। ऑक्सीजन और नमी। तो यहाँ पे संक्षारण का मीनिंग है कि लोहा या कोई भी धातु ऑक्सीजन या नमी के संपर्क में रहकर क्या करता है, तो वह अपने ऊपर एक परत चढ़ा लेता है, जिससे कि क्या होता है, वह धातु कमज़ोर हो जाता है। जैसे लोहे पर ऑक्सीजन का परत चढ़ जाने से लोहे का कलर भूरा हो जाता है, अर्थात इसी को कहते हैं जंग लगना। इसी को क्या कहते हैं, जंग लगना। संक्षारण का ही दूसरा नाम है जंग लगना। तो लोहे में जंग लगने से लोहे का कलर क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। लोहे का कलर क्या होता है, लोहे का रंग भूरा हो जाता है। सब कोई हम लोग ये बात जान रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहेंगे। अब जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग कई सारा तकनीक अपनाते हैं। जैसे धातु के ऊपर हम क्या करते हैं, तो पेंट कर देते हैं। पेंट करने से भी क्या होता है, लोहा का जंग लगने से बच जाता है। लोहा जंग लगने से या कोई भी धातु जंग लगने से बचता है। पेंट के अलावा रंगाने से भी बच जाता है। इसके अलावा एनोडीकरण करने से भी बचता है। इसके अलावा जस्तीकरण के द्वारा भी हम जंग से बचा सकते हैं। जस्तीकरण को ही दूसरा नाम दिया गया अंग्रेजी में गैल्वेनीकरण। कौन सी नाम दिया गया है, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण ये अंग्रेजी नाम है, हिंदी में लिख दिया है। तो गैल्वेनीकरण ही हमारा क्या कहलाता है, लोहे को जंग से बचाने के लिए जब उसके ऊपर जिंक का परत चढ़ाया जाता है तो इसको कहते हैं गैल्वेनीकरण। इससे क्या होता है, लोहा में जंग नहीं लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। देखिए कहता है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर का संकेत होता है Ag और क्लोराइड का संकेत होता है Cl। सिल्वर क्लोराइड जो है AgCl, ये जो आपका होता है AgCl, इसका रंग कैसा होता है। सब कोई नॉर्मल बात है, जानते ही हैं। सिल्वर का रंग होता है सफ़ेद। कैसा होता है, सफ़ेद। और क्लोराइड का कोई मीनिंग नहीं है, सिल्वर से ही पता चल जाता है, सफ़ेद होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग सफ़ेद होता है। जहाँ तक बात है लोहा कैसा कलर का होता है, लोहा और लगभग भूरा कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन उस पर जो है जंग लग जाने के कारण से भूरा कलर भी बनता है। लोहा का रंग जो होता है जंग लगने के बाद, जंग के बाद क्या हो जाता है, जंग के कारण भूरा हो जाता है। क्या हो जाता है, भूरा। और जब चांदी में जंग लगेगा, चांदी में तो ऐसे लगता नहीं। चांदी में ऑक्सीजन की अभिक्रिया करने से क्या हो जाता, चांदी का सिल्वर का ऑक्साइड बन जाता। और इसमें क्या होता है, चांदी का कलर काला हो जाता है। जंग उतना नहीं लगता है। सोना, चांदी और कॉपर, इसमें जंग बहुत कम लगता है, लेकिन अगर थोड़ा था कर लग भी गया तो उसका जंग का कलर कैसा होता है, काला होता है। और लोहे में जंग का कलर कैसा होता है, भूरा होता है। उसी तरह से सिल्वर क्लोराइड जो होता है, सिल्वर और क्लोरीन की अभिक्रिया करने से बनता है सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वह श्वेत होता है। चलिए
अगला क्वेश्चन है कि जस्ता, जस्ता का संकेत होता है Zn, सब कोई जानते हैं। और जस्ता को हम क्या करा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करा रहे हैं, HCl से रिएक्शन करा रहे हैं। ये दोनों जब मिलता है तो ये आपका जस्ता जो होता है ये धातु होता है। क्या होता है, धातु होता है। और HCl क्या है, एक प्रकार का अम्ल है। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो सबको पता होता है कि क्या देता है हमारा, धातु हाइड्रोजन गैस देता है, H2 गैस ये क्या करता है, रिलीज करता है। ये याद रखना है आप लोग को। यही बात यहाँ पूछ रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करने के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो आप देख रहे हैं कि निम्न में से कौन सा गैस बन रहा है, तो क्लोरीन गैस बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है। अर्थात ये बना देता है ZnCl और प्लस में H2 गैस ये रिलीज कर देता है। तो आंसर हो जाएगा H2 गैस। क्या हो जाएगा, H2 गैस। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा एक दहन अभिक्रिया है। दहन अभिक्रिया जो होता है, दहन मतलब होता है जलना। दहन के लिए जो मुख्य शर्तें होता है, सब कोई पढ़े हैं। दहन के लिए जो शर्तें होता है आप जानते हैं कि इसको चाहिए ईंधन, जलने के लिए ईंधन की जरूरी है। दहन एक तरह से ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, दहन में जलता है कोई पदार्थ तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। सब कोई जानते हैं इस बात। कोई पदार्थ है जो ऑक्सीजन के अलावा अन्य गैसों की उपस्थिति में भी जलता है। तो जल का उबलना, इसमें तो दहन की क्रिया नहीं हो रहा। जल का उबलने के लिए जल को कितना डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करना होता है। और इस कारण से जल तब उबलना शुरू करता है। इसका अर्थात जल का क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। मोम का पिघलना, देखिए एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, तो दो बातें हैं। मोम का पिघलना और दूसरा होता है मोम का जलना। मोम जलता है तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, और मोम पिघलता है तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। मोम पिघलता है तो क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। यही पूछ रहा है कि दहन क्या है, तो पिघलने में तो ऑक्सीजन का कोई जरूरी नहीं है। ये हो सकता है कि इस जगह मोम रख दिए, टेम्परेचर ज़्यादा है तो उससे भी वो पिघल सकता है। इसलिए मोम का पिघलना तो नहीं होगा सही, जल का उबलना भी नहीं है सही। अब देखिए पेट्रोल जलना, यही बात पकड़ने वाला है। जलने का जैसे बात बोले, जलना अर्थात दहन होना, और जलने के लिए O2 आवश्यक है। इसलिए आंसर हो जाएगा पेट्रोल का जलना। इनमें से कोई तो नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। सब कोई जानते हैं, जब हम साग सब्जी खाते हैं या साग सब्जी जो लेके आते हैं कुछ दिन तक रख देते हैं, धीरे धीरे वो सड़ने लगता है। सड़ने पर हम देखते हैं, जब उसको स्पर्श करके देखते हैं तो साफ देखते हैं कि वो क्या होता है, गर्म थोड़ा महसूस होता है। अर्थात कि आपका साग सब्जी जब सड़ता है या विघटित होता है, टूटता है, सड़ना गड़ना मतलब विघटित होना। और विघटित जब होता है तो विघटित होकर कंपोस्ट जब बनता है तो वो क्या करता है, आपका ऊष्मा देता है। क्या देता है, ऊष्मा। और जो ऊष्मा दे, जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप यदि ऊष्मा निकले तो उसे कहते हैं, ऊष्मा छेपी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऊष्मा छेपी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्मा छेपी। और ऊष्मा शोषण में क्या होता है, ऊष्मा देना पड़ता है अभिक्रिया के लिए।
जब अभिक्रिया में अभिकारक है, अभिकारक प्लस ऊष्मा देंगे और तब जाके प्रतिफल बने, तो ये कहलाएगा आपका क्या, ये कहलाएगा ऊष्मा शोषी। क्या कहलाएगा? ऊष्मा शोषी कहलाता है, शोषी। और जब अभिक्रिया अभिकारक है, अभिकारक ये प्रतिफल दिया, प्रतिफल और साथ साथ ऊष्मा भी दे, ऊष्मा रिलीज करे, ना कि ऊष्मा देना पड़े अभिक्रिया के लिए, तब इसको क्या कहते हैं हम लोग? ये कहलाता है ऐसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी। सबको याद रखना है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट सबको जानते हैं, Pb लेड का संकेत है, NO3 का होल 2, ये आपका लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 का होल 2, PbNO3 का होल 2। और जब इसको हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। ये डेल का निशान जो बता रहा है, ये हीट का बता रहा है, ऊष्मा का बता रहा है। इसको अंग्रेजी में लिख लेंगे हीट, या हिंदी में लिखेंगे तो ऊष्मा। क्या लिखेंगे? ऊष्मा। और जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये बना देता है PbO, NO2 और O2। तो यहाँ साफ जाहिर है कि O2 दे रहा है और NO2 दे रहा है, ये दो चीज़ दे रहा है। तो ऑप्शन सा आपका हो जाएगा डी, याद रखना है। नेक्स्ट में चलते हैं। कहता है कौन सा सही है? ये थोड़ा सा मिसिंग लिखा गया है, Na छोटी में होना चाहिए, Na2CO3 इंटू 5H2O है। दूसरा है Na2CO3 इंटू 10H2O, और तीसरा है Na2CO3 इंटू 7H2O, और चौथा है Na2CO3 इंटू 2H2O। सबको पता है कि Na2CO3 इंटू 10H2O आपका धोवन सोडा का सूत्र है। ये किसका सूत्र है? धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। अर्थात धोने के सोडा में जल के अणु कितने होते हैं? जल के 10 अणु होते हैं। ये भी VBI क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है कि धोने के सोडा में जल जो ये है H2O, इसके कितने अणु हैं? 10 अणु है। क्या धोने के सोडा में 5 अणु होता है? नहीं होता है। 7 अणु होता है? नहीं होता है। 2 अणु होता है? नहीं होता है। ये कितना अणु होता है? 10 अणु होता है। इसलिए आंसर हो जाएगा B, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये धोने के सोडा का सूत्र है, और धोने के सोडा में जल के 10 अणु होते हैं, याद रखना है आप लोगों को। कहता है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन अभिक्रिया है। देखिए, अपघटन अभिक्रिया कहते किसको हैं? जब मान लीजिए ये दो दोस्त था ए बी, दोनों मिलके कारोबार कोई सा शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, लेकिन दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। क्या हो गया? विवाद उत्पन्न हो गया, और ये दोनों क्या अपना हिस्सा लेकर अलग अलग। एक यौगिक जब टूट करके 2 यौगिकों में या 2 तत्वों में बिखर जाए, अर्थात 1 से 2 बन जाए, कोई एक था और एक से बिखर जाए, बिखरना, टूटना, विघटन होना एक ही बात होता है। अर्थात अपघटन में टूटने वाला कौन सा है? 1 से 2 ठो कहाँ बना है? यहाँ देखिए 2 यौगिक है और यहाँ भी 2 ठो हेर फेर कर रहा है, तो ये टूट नहीं रहा, ये एक दूसरे में मिलजुल रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। NH4CNO, यहाँ पर आपका देखिए एक यौगिक है और यहाँ भी एक के यौगिक रह गया, ये तो होगा नहीं। ये यहाँ भी नहीं टूट रहा है, यहाँ भी नहीं टूट रहा है। अब ईंटों में आइए, KClO3, ये जब टूट रहा है 2 पार्ट में बट रहा है, KCl प्लस O2 में टूट रहा है। आप देख रहे हैं कि एक यौगिक है, ये क्या है? यौगिक है एक, और यहाँ जो बन रहा है एक यौगिक बन रहा है, एक यौगिक बन रहा है, और ये आपका एक अलग से ऑक्सीजन बन रहा है, मतलब एक तत्व बन रहा है, तत्व, यहाँ तत्व बन रहा है। अर्थात
एक यौगिक टूटकर एक यौगिक और एक तत्वों में बिखर रहा है, इसलिए ये क्या है, एक तरह से आपका विघटन अभिक्रिया है, क्योंकि एक से दो बन रहा है। आप देखिए रहे हैं कि ए और बी दो भाई था या दो मित्र था, दोनों में दोस्ती था, दोनों ने बिजनेस किया साथ साथ शुरू, लेकिन बाद में मतभेद हो गया और दोनों अलग अलग हो गए। तो एक से दो बन गए, तीन भी बन सकते हैं, चार भी बन सकते हैं। एक यौगिक टूटकर कई सारे तत्वों या यौगिकों में अगर बिखर जाए तो उसी का नाम है आपका विघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट कहता है Fe2O3 को एल्युमिनियम से क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं और Al2O3+2Fe बन रहा है। ये कैसी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ये बताना है किस प्रकार का एग्जाम्पल है। आप देख रहे हैं कि ये तत्व में, इस यौगिक में लोहा और ऑक्सीजन है और यहाँ पे आपका एल्युमिनियम एक अलग तत्व है। हम पढ़ाए थे एक बात आप लोगों को कि जब एक यौगिक के किसी तत्व को दूसरा तत्व रिप्लेस कर दे, अर्थात उसका स्थान ग्रहण कर ले और उस तत्व को हटा दे, उस यौगिक के उस तत्वों को हटा के उसके स्थान पे वो आ जाए, तो इसको कहते हैं विस्थापन। जैसे मान लीजिए कि एक था आपका सलमान खान और एक ऐश्वर्या राय, दोनों में बहुत दिन तक आपस में दोस्ती रहा, सब कोई जानता है, जग जाहिर है। ऐश्वर्या राय और सलमान खान दोनों मिलके था, लेकिन एक आ गया अभिषेक बच्चन, बच्चन परिवार, अमिताभ बच्चन के बेटे। अब ये जब आए तो ऐश्वर्या राय क्या हुआ, इनके साथ चला गया और सलमान खान का साथ छोड़ दिया। अब सलमान खान बेचारा अकेले बच गया और ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन एक साथ हो गया। तो इस तरह से एक तत्वों के इस यौगिकों से हटा करके दूसरा तत्व ने इसका स्थान ग्रहण कर लिया, इसी का नाम है आपका कौन सा अभिक्रिया, एकल विस्थापन। अगर एक ठो को विस्थापित कर रहा है तो एकल, और दो दो ठो को भगा के दो ठो स्थान ग्रहण कर ले तो द्वि विस्थापन। यहाँ एक ठो का जो है विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसका नाम होगा विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ लिखने में मिसिंग है विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन तो नहीं हो रहा है क्योंकि दो ठो तो अलग नहीं हो रहा है, एक ही यहाँ जो है साइड हो रहा है, इसलिए विस्थापन कह सकते हैं या एकल विस्थापन कह सकते हैं। एकल विस्थापन, एकल विस्थापन इसको कहेंगे। और संयोजन क्या होता है, मान लीजिए एक तत्व ए है, दूसरा तत्व बी है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया किया और अभिक्रिया के फलस्वरूप एक यौगिक ए भी बना, तो ये कैसा एग्जाम्पल हो गया आपका, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। संयोजन में क्या होगा, जुटेगा, विघटन में क्या होगा, टूटेगा, और विस्थापन में क्या होगा, एक यौगिक का कोई एक तत्व निकल जाएगा और उसके स्थान पर दूसरा तत्व उसमें मिल जाएगा और उसको हटा देगा, वो होता है विस्थापन। ठीक है, वियोजन का ही दूसरा नाम अपघटन भी है। नेक्स्ट कहता है लोहे के चूर्ण। लोहे के चूर्ण कहे तो Fe मतलब लोहा, और उस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तनु को लिखते हैं DUL, डल, डल मतलब डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब तनु, ठीक है, मतलब थोड़ा सा पंछाहा टाइप का पानी के तरह जो होता है, मतलब द्रवित। ठीक है, HCl से जब रिएक्शन कराते हैं तो सब कोई जानता है ये क्या है, आपका धातु है, और ये क्या है, आपका अम्ल है, HCl अम्ल है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस देता है, गैस की बात करें तो गैस में H2 गैस देता है। तो ये पूछ रहा है आपको कि कौन सा धातु है, Fe, आई अभिक्रिया किससे कर रहा है, HCl से, तो ये क्या बनाएगा FeCl2, और एरो में आपका क्या बन जाएगा, H2 गैस निकल जाएगा, संतुलित कर लीजिए, ये आपका बन गया H2 गैस, और फिर जो है आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनता है, ये इसका सटीक आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। सब कोई जानते हैं श्वसन में हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, और वो भोजन से क्या करता है, मिलता है, अर्थात सांस के रूप में हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन जैसे ही जाता है भोजन से अभिक्रिया करता है, अर्थात ऑक्सीजन संयोग कर रहा है, और जहाँ भी ऑक्सीजन का संयोग होगा, ऑक्सीजन का
का संयोग ऑक्सीजन का संयोग होना या इलेक्ट्रॉन का ह्रास होना या हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, ये सब आपका किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल है। ऑक्सीकरण में यही होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है या इलेक्ट्रॉन में कमी आती है या हाइड्रोजन वहाँ से हट जाता है। तो आप जब सांस लीजिएगा तो ऑक्सीजन को अंदर लीजिएगा, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम होता है उपचयन। क्या होता है? उपचयन अभिक्रिया। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसलिए याद रखना है, ये है उपचयन रिएक्शन। श्वसन एक तरह से ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसलिए इसी का नाम है उपचयन। क्या नाम है? उपचयन या ऑक्सीडेशन। और जब आपका इसका विपरीत करेगा, ऑक्सीजन आपका चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है हमको कि श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो अभी तुरंत बताए कि ये कैसा अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? उपचयन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमको चलिए जैसा भी डिजाइन में है, यहाँ देखिए CuO+H2 एरो बन रहा है Cu+H2। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन इस साइड आते आते क्या हो चुका है? आपका ख़त्म हो चुका है। ऑक्सीजन जैसे ही ख़त्म हो गया मतलब ऑक्सीजन हट रहा है, और यहाँ पर देखेंगे इस साइड तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन हट रहा है, तो कॉपर का यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन कॉपर से हट रहा है, इसलिए अपकरण हो रहा है। और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है। इस तरह से ये क्या हो रहा है? दोनों तरह का अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत होगा। अगर हमसे पूछता कि कॉपर के साथ क्या हो रहा है, तो कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण जो है अपकरण हो रहा है। और कहता हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? तो वो ऑक्सीकृत हो रहा है क्योंकि उसके साथ हाइड्रोजन मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। कहता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? बताइए। देखिए, एक होता है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। अभी दोनों में क्या अंतर है समझिए। अगर साझेदारी की बात करते हैं और स्थानांतरण की, जैसे हम देख रहे हैं
एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ये दोनों मिलकर बना लेता है NaCl। तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया लेकिन क्लोरीन ने इनको वापस नहीं किया, अर्थात स्थानांतरित नहीं हो गया। और साझेदारी में क्या होता, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन 4 ठो है हमारे पास, ये सब क्या करेगा, कार्बन के पास हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और इनके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको अष्टक पुराने के लिए 8 पुराना होगा। तो ये इस हाइड्रोजन से 1 ठो ले लेगा, इस हाइड्रोजन से भी 1 ठो ले लेगा, इससे भी ले लेगा, इससे भी ले लेगा, सबसे ले लिया। अब ये हाइड्रोजन कहेगा भैया हमारे पास तो 1 केटा है, अब हमको अष्टक पुराने के लिए 2 ठो चाहिए, तो ये भी इनसे मांगेगा, ये भी इनसे 1 ठो ले लेगा, इनसे भी ले लेगा और इनसे 1 ठो ले लेगा। मतलब यहाँ दे भी रहा है और कुछ समय बाद रिटर्न भी ले रहा है, मतलब लेन देन दोनों हो। इसमें क्या होगा, लेन भी हो रहा है, जो आदमी कुछ देर पहले दे रहा था वही फिर ले भी रहा है, लेन देन दोनों होगा। इसमें क्या हुआ, खाली ले लिया, दूसरा ने दे दिया, उसको रिटर्न नहीं मिलता, इसलिए ये कहलाता स्थानांतरण। तो आपका यहाँ पे पूछ रहा स्थानांतरण, स्थानांतरण जैसे पूछा तो उसको कहते हैं इस अभिक्रिया, ये वाला जो है साझेदारी, इसको कहते हैं संयोजक बंधन, संयोजन, संयोजन। और ये जो होता है इसको कहते हैं आयनिक, क्या कहते हैं, आयनिक, या इसी का दूसरा नाम है आपका विद्युत संयोजन, विद्युत संयोजन, संयोजन अभिक्रिया। 2 तरह की अभिक्रिया है, एक आपका संयोजन वाला और दूसरा जो है आयनिक या विद्युत संयोजन। तो यहाँ स्थानांतरण की जैसे बात बोलेगा, स्थानांतरण की बात बोलेगा तो हम लोग मारेंगे विद्युत संयोजी, आंसर हो जाएगा विद्युत संयोजी। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए कहता है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो आप देख रहे हैं कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। तो एक बात तो कंफर्म हो गया है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन हट नहीं रहा है। तो कॉपर का जब योग हो रहा है तो इसका मतलब कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। कॉपर का अपकरण होने का मतलब क्या होता, अगर कॉपर से ऑक्सीजन हटता, ये कॉपर के इलेक्ट्रॉन में कमी आती तब या बढ़ोतरी होती तब होता अवकरण। और कॉपर का नाइट्रोजन तो यहाँ है ही नहीं, इसलिए ये संभव नहीं है, इसलिए सही आंसर होगा कॉपर का ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित समीकरण है, H2 है और प्लस Cl2 है, एरो HCl बनाया जा रहा है। एक अपघटन अभिक्रिया है, एक संयोजन अभिक्रिया है, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, एक जो है विस्थापन अभिक्रिया है। सब लिखने में थोड़ा मिसिंग हो गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। H2 मतलब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिल रहा है, 2 मिल रहा है और यह इधर एक ही दे रहा है, A और B, E मिल रहा है और A भी एक ही दे रहा है, 2 ठो मिल के 1 ठो दे रहा है, संयोजन हो रहा है। अभी कुछ देर पहले हम बोले थे, तो यहाँ पर 2 तत्व मिल करके एक यौगिक दे रहा है, इसलिए ये किसका उदाहरण होगा, संयोजन का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे देखिए A और B एक यौगिक था जिसमें A और B तत्व शामिल थे।
और दूसरा एक यौगिक है, इसका नाम है CD। क्या नाम है? CD। ये दोनों मिला दिए यौगिक को और अभिक्रिया कराने लगे। जैसे ही अभिक्रिया किया, A C के साथ मिल गया, अब B D के साथ मिल गया, मतलब इनका तत्व इनमें शामिल हो गया और इनका कुछ तत्व उसमें जाके शामिल हो गया, अर्थात A और C एक साथ आ गया और B और D एक साथ हो गया। दोनों एक दूसरे का स्थानांतरण किया, इसको कहते हैं द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको? द्विविस्थापन अभिक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि दोनों से विस्थापन हो रहा है और दो दो तत्वों का विस्थापन हो रहा है, एक दूसरे में जा रहा है। ऐसे रिएक्शन को द्विविस्थापन कहते हैं। तो अभी देख लीजिए किसमें ऐसा हो रहा है। यहाँ देखिए AgNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड, ये दोनों जब रिएक्शन कर रहा है तो इसका Ag इसके Na के साथ मिल गया, AgNa, मतलब जो है आपका सिल्वर जो है सोडियम से जो है सिल्वर बन गया। नहीं, ये गलत है, वहाँ उतारने में थोड़ा मिस हो गया। यहाँ पे देखिए ये बना रहा है आपका AgCl, मतलब सिल्वर क्लोराइड बना रहा है। इनके साथ इनको मिला दिया गया और इनके साथ इनको मिला दिया गया है NaNO3। तो यहाँ से साफ जाहिर हो रहा है कि इसका एक तत्व इनके एक तत्व से मिल गया और इनका दूसरा तत्व उनके दूसरे से मिल गया, मतलब दोनों में एक एक ठो इधर उधर हो रहा है दोनों का। जब ऐसा होगा तो ये आपका द्विविस्थापन का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट समझते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, कहता है निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए ध्यान दीजिए, आप पहला वाला ऑप्शन को देखिए, CaCO3 एरो CaO प्लस CO2। अब देख रहे हैं एक यौगिक है, एक यौगिक है, यहाँ एक यौगिक ये बन रहा है, एक यौगिक ये बन रहा है और दूसरा यौगिक ये बन रहा है, एक यौगिक ये बन रहा है, अर्थात कुल यहाँ एक यौगिक टूट करके दो यौगिक में बट गया। तो ये तो आपका वियोजन का एग्जाम्पल हो गया, वियोजन या डिकम्पोजिशन, वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया ये। अभी दूसरा ऑप्शन को देखेंगे तो है CaO प्लस 2HCl, एरो में दिया है CaCl2 प्लस H2। आप एक साथ देखिए, इनका कुछ तत्व इनके साथ मिल गया, इनका कुछ तत्व उनके साथ मिल गया, मतलब दो दो ठो का स्थानांतरण हो रहा है। अभी कुछ देर पहले अभी अगले सवाल में बताए थे, पिछले सवाल में, कि ये किसका एग्जाम्पल है? द्विविस्थापन। द्विविस्थापन, द्विविस्थापन का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर बात करें तीसरा का, तो देखिए Fe मिल रहा है CuSO4 से और दे रहा है FeSO4 प्लस Cu को विस्थापित कर रहा है। तो आप यहाँ साफ देख रहे हैं कि एक ठो तत्व एक यौगिक से मिल रहा है और उसके एक तत्व को हटा करके उसके स्थान पे जा रहा है। तो ये विस्थापन का एग्जाम्पल है, विस्थापन का एग्जाम्पल है। ये भी विस्थापन है, बट यहाँ दो ठो का विस्थापन हो रहा है, यहाँ एक ठो का विस्थापन हो रहा है। जब वनली विस्थापन बोलेगा तो ये दोनों विस्थापन ही है, लेकिन वनली विस्थापन बोला है इसका मतलब एक का बात बोल रहा है, एक विस्थापन, एकल विस्थापन। विस्थापन या एकल विस्थापन, एकल विस्थापन, ये दोनों एक ही बात के तरह कार्य करेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका C नंबर, क्योंकि इसमें एक का विस्थापन हो रहा है, इसलिए विस्थापन कह सकते हैं ये एकल विस्थापन। द्विविस्थापन होगा तो लिखना पड़ेगा दो ठो का विस्थापन हो रहा है, यहाँ डायरेक्ट जैसे दिखा रहा। नेक्स्ट में चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कहता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से
किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। जो भी लवण बनता है अपक्षेपण अभिक्रिया, अपक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है, जब दो विलयन मिलता है आपस में तो ये जो तीसरा चीज़ देता है विलयन में ही नीचे ठोस के रूप में बैठ जाता है। ठोस के रूप में एक लवण बैठता है, लवण बैठता है, इसी ठोस को कहते हैं अवक्षेप। अवक्षेप कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, अवक्षेप। इसलिए आपका जो अवक्षेपण अभिक्रिया में लवण जो बनता है वो क्या रहता है, अविलय, वो ठोस के रूप में रहता है विलयन में, जो घुलता नहीं है, इसलिए इसको कहेंगे अविलय। अविलय का मतलब जो घुला हुआ नहीं है, अब विलय का मतलब जो घुला हुआ है। अर्थात विलयन में आप लोग पढ़े होंगे, विलयन में क्या होता है, विलय रहता है और दूसरा विलायक रहता है, विलायक रहता है। कुछ विलय ऐसे होते हैं जो उसमें घुले रहते हैं, वो विलय हैं, लेकिन जो घुल नहीं पाया उसका नाम क्या है, अविलय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, अविलय, मतलब ठोस के रूप में उसमें रह जाता है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अपघटन मतलब कि टूटने वाला, कौन ऐसा है जिसमें टूटने का एग्जाम्पल नहीं दे रहा। एक यौगिक है CaCO3, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसी का नाम है जो है संगमरमर। संगमरमर का ये सूत्र है, रासायनिक सूत्र। और ये जब गर्म करते हैं, इसको यहाँ पे लिखने मिसिंग है, एरो देना चाहिए इस जगह। इसको जब गर्म करते हैं तो ये CaO जिसको हम कहते हैं चूना, और इधर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ जाता। तो एक यौगिक दो अन्य यौगिकों में टूट गया, इसलिए ये है विघटन। ये क्या है, विघटन है। अब पूछा है विघटन नहीं है, यहाँ लगा है नहीं, विघटन नहीं। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तो ये तो विघटन है, ये तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन कहता है आपसे कि KClO3 है, एक यौगिक है और इसको बांट रहे हैं KCl प्लस O2 में। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि एक यौगिक और एक तत्व के अणु में टूट रहा है। तो इसका मतलब है कि एक यौगिक टूटकर दो ठो बना रहा है, एक ठो से दो ठो बन रहा है, इसलिए ये भी आपका एक तरह से विघटन एग्जाम्पल है। ये भी टूट रहा है, इसलिए विघटन है। तीसरा में आप देखिएगा H2 है, Cl2 है, एरो 2HCl है, अर्थात दो तत्व आपस में मिल रहा है, एक यौगिक बना रहा है, इसलिए ये है संयोजन। क्या है आपका, संयोजन। उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा। संयोजन है, ये पूछा था विघटन नहीं है, तो ये विघटन ही है, ये भी विघटन ही है, ये नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा C नंबर इसका। मानव शरीर में भोजन का पचना, तो भोजन जब पचता है तो मानव शरीर में भोजन पचने के क्रम में भोजन टूटता है। तो टूटना अर्थात भोजन का क्या होना, अपघटन होना, इसलिए वो तो नहीं होगा। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, संयोजन और वियोजन दोनों एक साथ होगा, मतलब कि ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों एक साथ अगर हो रहा है तो उसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे कि हमारे पास है CaCO3, ये टूट रहा है CaO और CO2 बना रहा था, ये तो यहाँ टूट रहा है, तो ये तो विघटन हो रहा है, यहाँ पे रेडॉक्स तो हो नहीं रहा। अब अगला आते हैं तो H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl बना रहा है, यहाँ देख रहे हैं हम संयोजन हो रहा है। तीसरा में आके देखें तो आपका दिया हुआ है CaO प्लस HCl एरो CaCl2 प्लस H2O। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ से जब यहाँ आया तो इसका ऑक्सीजन हट गया, अर्थात ऑक्सीजन का हटना अवकरण कहला रहा है। यहाँ पे देखिए आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, जल आके इनके साथ जुड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। यहाँ पे अवकरण हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो गया। इस तरह से ऑक्सीकरण और अवकरण एक साथ हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर है। थैंक यू सो मच। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। अगले दिन पुनः
हम दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री का आम्ल, भस्म और क्षार का लेके आएंगे। आप लोग इसी तरह से इस क्लास को देखते रहें, आपको हर दिन हर सब्जेक्ट का वीडियो मिलते रहेगा इसी तरह से ऑब्जेक्टिव डिस्कशन के तौर पे।